की स्थिति में नहीं थे। मगर मैं स्पष्टता कर दूं, सिट्टार जी गए हैं, ना हमारी वोट बैंक गई है, ना हमारा कार्यकर्ता गया है। भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट है और हम प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर चुनकर आएंगे। लेकिन आपने जो ये टिकट काटे, इसके पीछे क्या रीजन था? क्या ये टेंटेड थे, ये नहीं, डेडवुड थे, हमने ये कभी नहीं कहा या परिवारवाद था? ऐसा है, हमने ये कभी नहीं कहा टेंटेड थे। कई सारे चीजों को, कई सारे फैक्टर को मिलाकर पार्टी निर्णय करती है और मैं मानता हूं इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। जिनको टिकट नहीं मिला वो भी सम्मानीय कार्यकर्ता हैं और पार्टी में से उचित स्तर से उनसे बातचीत भी होती है कि क्यों टिकट काटा गया, क्या रिक्वायरमेंट थी। कई बार नया ब्लड भी लाना होता है, जनरेशन चेंज भी करना पड़ता है, कई बार कुछ मुद्दे होते हैं जिसके कारण टिकट नहीं दे सकते हैं। परंतु ये पार्टी के आंतरिक मूल्यांकन का ही सवाल है। इसको कोई टेंटेड था इसलिए काटा है ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मतलब बंद कमरे में आपने उनको समझा दिया था कि क्या इश्यूज हैं? नहीं, वो प्रक्रिया ही है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। सालों तक कोई कार्यकर्ता काम करता है और उसको चांस नहीं दे रहे तो इसके पहले बात तो करेंगे ना। हम राजीव गांधी की तरह एयरपोर्ट पर वीरेंद्र पाटिल को जैसे बदल दिया था ऐसे नहीं बदल सकते हैं कि कल से वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जी, इस पर मैं आऊंगा। एक आपने बदलाव देखा होगा, इस बार दो चीजें देखने को मिली। एक तो आपने जिन लोगों का टिकट काटा, बीजेपी तो बड़ी अनुशासित पार्टी मानी जाती है, अनुशासित कार्यकर्ता माने जाते हैं, उन लोगों का टिकट के लालच में कांग्रेस में चले जाना, ये थोड़ी अजीब सी बात है बीजेपी के लिए। दूसरा, बीजेपी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना। बाकी सब आरोप लग सकते हैं, पोलराइजेशन, हिंदू मुसलमान, लोगों को बहुत तरह के आरोप, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप 40% वाला, और दूसरा आपके लोगों का कांग्रेस में चले जाना टिकट के लालच में, ये दो अनयूजुअल चीजें हैं। देखिए, कई बार भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, कोई पहली बार नहीं है। पार्टी जब कठोर फैसले लेती है तो कोई उसको हजम कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। जो हजम कर लेते हैं उनका पार्टी में सम्मान भी होता है, जो चले जाते हैं वो अपना भविष्य दूसरी जगह तराशते हैं। मगर ज्यादातर पार्टी छोड़कर गए हुए कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि वो चुनाव नहीं जीतते हैं और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ पर भी वो इतिहास रिपीट होने जाएगा। और जहाँ तक 40% कमीशन का सवाल है, एक बिल्कुल झूठा आरोप है जो कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में कई प्लेटफॉर्म होते हैं, ठहरा नहीं है, इसकी मान्यता नहीं मिली है, इसकी स्वीकृति नहीं मिली। अब मैं आपके फॉर्मूले पर आता हूं। अगर बाहर से अगर हम देखते हैं, जो लोग इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके दिमाग में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डबल इंजन, सोशल इंजीनियरिंग प्लस हिजाब और आपकी वेलफेयर योजना है। यही क्यों हिजाब? पीएफआई नहीं? पीएफआई भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस ने अब तक इस राज्य के अंदर पीएफआई को संभाल कर रखा, बचा कर रखा, समर्थन कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे दक्षिण भारत और दक्षिण भारत से प्रसरते हुए ये अलगाववादी संगठन को रोकने का, नकेल कसने का काम किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा कोई एक राज्य को होने जा रहा है तो कर्नाटक को होने जा रहा है। पीएफआई आपको लगता है चुनाव का मुद्दा होगा? लोग इसके मुद्दे पर वोट डालेंगे आपको? पीएफआई नहीं हो सकता, सलामती हो सकती है। जिस प्रकार से पीएफआई की सह में यहां पर हिंसा हो रही थी, हमारे कार्यकर्ता प्रवीण को रोड पर मार दिया गया, मतलब सबके देखते मार दिया गया, और जिस प्रकार से हिम्मत बढ़ती जा रही थी, हमने जो कठोरता के साथ काम किया है, इसका निश्चित रूप से कर्नाटक की जनता में एप्रिसिएशन है। कर्नाटक की जनता इसे अपने आप को सिक्योर और सेफ मान रही है। ये मेरा पर्सनल फीडबैक है और मैं मानता हूं कि कर्नाटक के हर गांव का फीडबैक है। पर आपको लगता है जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये ऐसा फॉर्मूला है जो हार नहीं सकता? ये वैसा ही फॉर्मूला है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है और मेरे पास माँ भी है? चलिए, आप अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, मगर हमारा प्रयास होता है कि विकास को मुख्य मुद्दा बनाते हुए समाज जीवन के अंदर जितनी भी चीजें
जनता को तकलीफ देती है, वो सभी चीजों को एक एक कर कर निरस्त करते जाना और एक खुशहाल समाज का निर्माण करना। अमित जी, पिछली बार मुझे याद है जब पिछला विधानसभा चुनाव था, आप बीजेपी अध्यक्ष थे और आपने बहुत समय यहाँ पर बिताया था। आपने एक घर ले लिया था और काफ़ी समय तक आप उस घर में ही रहते थे और यहीं से संचालन करते थे। उस समय में और आज में क्या अंतर देखते हैं आप, उस चुनाव में और आज के चुनाव में? नहीं, बहुत अच्छी पोजीशन में है हम आज। उस वक्त हम 106 सीट प्राप्त करे थे। इस बार निश्चित रूप से हम अच्छे बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इसका कारण है कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। मैं आपको कुछ आंकड़े जरूर कहना चाहता हूं। 2014 से 19 में टोटल कर्नाटक को कांग्रेस सरकार, जो सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उसने 2009 से 14 तक कांग्रेस सरकार ने 94,224 करोड़ रुपया दिया था। ध्यान से सुनिएगा, 94,224। और 2014 से 19 के 5 साल में हमने 94,224 से बढ़ाकर 2,26,418 करोड़ रुपया कर्नाटक के विकास के लिए दिया है और इसका पाई पाई का हिसाब मेरे पास है। मैं कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज करना चाहता हूं कि आपके समय में कर्नाटक के विकास के लिए दिल्ली से कितना पैसा आया और हमारे समय में कितना आया, इसका हिसाब लेकर किसी भी चौराहे पर आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आपका हिसाब किताब आमने सामने कर लेगा। कर्नाटक की जनता ये देखती है। और टैक्स डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड की बात करो तो 13-14 में जब हमने काम संभाला तब वो बजट का 22,000 करोड़ रुपया यहां आता था, ये दो मद के अंदर, ये दो हेड के अंदर। और आज वो दो हेड में 22,000 करोड़ से बढ़कर 75,000 करोड़ रुपया हुआ है। तो इतना बड़ा कर्नाटक को विकास के लिए पैसा मुहैया कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कभी भी रागी और ज्वार खरीदे नहीं जाते थे। हमारी येदियुरप्पा सरकार और मुंबई सरकार ने किसानों के रागी और ज्वार को खरीदकर उनको एमएसपी देने का काम किया है। ये चीजें नीचे तक पहुंचती है सुधीर जी, हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। आपने बात की, जो फिगर बताई आपने, बड़ी इंप्रेसिव है। लेकिन हम बेंगलुरु में बैठे हैं, जो आईटी हब है, भारत की सिलिकॉन वैली इसको कहा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर यहाँ पर हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज भी आप घंटों तक जैम में फंसे रहेंगे। मेरे सहयोगी हैं राहुल कंवल, कल इन्होंने ट्वीट किया था बेंगलुरु के जैम के बारे में। मैंने खुद देखा। हमने जब बाढ़ आती है तो इसी बेंगलुरु के हिस्से को डूबते हुए भी देखा है। इस पर क्या कहेंगे आप? जो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ चाहिए था, ये बात वास्तविकता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो यहाँ पर समय रहते नहीं हुआ है। मगर इसका दोष आप भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए नहीं मर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेंगलुरु की जनता को अपने समय का हिसाब देने के लिए बाध्य है, कांग्रेस के कामों का हिसाब देने के लिए बाध्य नहीं है। परंतु मैं आज बेंगलुरु की जनता को इतना सुनिश्चित कहना चाहता हूं कि पहले तो मैं बेंगलुरु के लिए हमने क्या किया है वो बताना चाहता हूं। जो ट्रैफिक की बात करी, लगभग 2014 में 7 किलोमीटर मेट्रो थी यहाँ पर, 7 किलोमीटर। अब तक 56 किलोमीटर हो चुकी है। 7 से 56, अब तक 56। हाँ, अब तक 56 और अगले साल इस 100 किलोमीटर को टच कर जाएगा। निश्चित रूप से इससे ट्रैफिक को फायदा होगा और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने केवल बेंगलुरु मेट्रो के लिए 13,000 करोड़ रुपया केंद्र से भेजने का काम किया। 13,000 करोड़ रुपीस। बेंगलुरु की उपनगरीय रेलवे के लिए हमने 15,800 करोड़ रुपया दिया है। जो योजना 40 साल से लंबित थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर उतारा है। 15,800 करोड़, 13,000, 15,800 करोड़। इसके साथ सैटेलाइट रिंग रोड, टाउन रिंग रोड, जो ट्रैफिक को बहुत कम करता है। आर पार जाने वाला ट्रैफिक बाहर से निकल जाता है, बेंगलुरु सिटी के ट्रैफिक को इफेक्ट नहीं करता है। इसके लिए और 15,000 करोड़ हमने दिया है, काम चालू हो गया। 13,000 करोड़
15,000 करोड़, दूसरे 15,000 करोड़, तो टोटल 43,000 करोड़ रुपया सिर्फ बेंगलोर के ट्रैफिक के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने जमीन पर उतारा है। मगर ये लेगेसी से वो कांग्रेस से मिली है, इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो आज हमने आपके लिए इसके साथ साथ बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए 9,900 करोड़ रुपया दिया है। अमृत योजना के तहत टाउन प्लानिंग के लिए 6,000 करोड़ दिया है। 47 झील 47 तालाबों को उसको नया बनाने के लिए लगभग 700 करोड़ दिया है। कावेरी जल पीने के पानी के लिए बेंगलुरु में पहुंचाने के लिए 5500 करोड़ रुपया हमने दिया है। और बाढ़ मुक्त बेंगलुरु, जो जल भराव की आप बात करते थे, सिद्धरामैया जी कुछ नहीं कर पाए, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने 1,800 करोड़ दिया और 2,000 करोड़ रुपया कर्नाटक सरकार ने इसके अंदर अपना लगाया है। तो 2300 करोड़ रुपया बाढ़ मुक्त बेंगलुरु के लिए भी करा है। इसके साथ बेंगलुरु ग्रामीण में मांड्या के से शुरू होते हुए नेशनल हाईवे 275 2,000 करोड़ रुपया और बेंगलुरु के हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 बनाकर 1,200 करोड़ रुपया से एयर ट्रैफिक को भी हमने कम करने का प्रयास किया है। तो बेंगलुरु के लिए अगर किसी ने किया है तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे पास जब भी सत्ता आई, हमने बेंगलुरु को देश का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा शहर बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आईटी का हब बन चुका है। विश्व भर की कंपनियां यहाँ है। ये यहाँ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहिए और यहाँ अच्छे से बिजनेस को बढ़ावा मिले, ऐसा इन टोटो होलिस्टिक अप्रोच के साथ वातावरण देना। तो आज हमने आपके लिए एक नया वोट बैंक तैयार कर दिया है अमित जी, और वो वोट बैंक है उन लोगों का जो ट्रैफिक में फंसते हैं। देखिए, वो जातीय धर्म से ऊपर के लोग नहीं नहीं, आप कभी कभार आते हो, बेंगलुरु वालों को मालूम है, क्योंकि मेट्रो कोई अदृश्य रूप से नहीं बनती है ना। 100 किलोमीटर मेट्रो बनती है तो बेंगलुरु वाला हर रोज देखता है कि ये खंभा लग गया है, अरे अगले महीने खंभा था, अब इस पर ब्रिज भी बन गया, अरे मेट्रो चलने लगी, और बच्चों को लेकर बैठते भी है, तो उनको तो मालूम ही है। मगर आज आपका ज्ञानवर्धन जरूर होगा। येदुरप्पा का अभी आपने नाम लिया। येदुरप्पा जी के बारे में कहा जा रहा है कि आपने उनको साइडलाइन कर दिया है। उनको साइडलाइन करके क्या आप चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, कांग्रेस में रिटायरमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है, और कांग्रेस का व्याख्या है कि राजनीति में सक्रियता का मतलब चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना। मेरी पार्टी का ये नहीं है। येदुरप्पा जी आज भी हमारे नेता है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सक्रिय सदस्य है। उन्होंने स्वयं उम्र होने के कारण दूसरे को मौका देने का जेस्चर बताया है, और आज भी मुझसे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ अगर कोई कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनाने के लिए मेहनत और प्रयास कर रहा है तो वो श्री येदुरप्पा जी कर रहे हैं। क्या ये कहना सही? मगर राजनीति के अंदर सक्रियता की व्याख्या सिर्फ चुनाव लड़ना, ये मेरी पार्टी में नहीं है। ढेर सारे कार्यकर्ता बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे हैं जो शायद कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, परंतु मेरी आइडियोलॉजी के लिए, देश के विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वो इतना ही परिश्रम करते हैं जितना मोदी जी करते हैं। ये कहना सही होगा कि आपने उनको कर्नाटक के मार्गदर्शन मंडली में डाल दिया है? देखिए, मुझे मालूम नहीं है सुधीर भाई, आप जैसे जर्नलिस्ट राजनीति के अंदर सत्ता के बाहर भी पॉलिटिक्स में बाहर रहकर भी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहने की बात को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं। ये मार्गदर्शक, ये व्यंग्यात्मक शब्द जो है, मैं मानता हूं दूसरी पार्टियों ने इसको सीखना चाहिए। राजनीति के अंदर सिर्फ सत्ता के लिए काम करना है क्या? पार्टी की आइडियोलॉजी कोई चीज नहीं होती है, पार्टी का संगठन कोई चीज नहीं होता है। किस प्रकार की राजनीति हम देश में बनाना चाहते हैं? स्वयं के लिए काम करना हमारी पार्टी की राजनीति नहीं है। हमारी पार्टी में ढेर सारे नेता है जो हंसते हंसते पार्टी के लिए और देश के लिए सालों तक काम करते हैं, जबकि उनको कुछ नहीं मिलता है। और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, बड़ी फौज है ऐसे लोगों की, और मैं एक्नोलेज करता हूं इस मंच पर से कि आज भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से लेकर
304 सीट पर पहुंची है तो वो तपस्वी कार्यकर्ताओं के कारण ही पहुंची है, इनके कारण पहुंची। हम जहां बैठे हैं इसे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। आपके लिए भी ये दक्षिण भारत का एक गेटवे की तरह है। और कर्नाटक में अगर दक्षिण भारत के राज्यों में मैं जो आंकड़े लेकर आया हूं, लोकसभा की कुल मिलाकर 129 सीटें हैं, जिसमें से आपने 29 जीती थी। और इस बार अगर आपको दोबारा से जो आपने लक्ष्य रखा है अपना, अगर आपको 300 के ऊपर जाना है तो आपको दक्षिण भारत की सीटों में अपनी संख्या जरूर बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे अमित जी, तो कर्नाटक में आपकी 25 थी और तेलंगाना में 4 थी, बाकी जगह सब जगह शून्य है। तो आपको ऐसा लगता है कि कर्नाटक में इस बार जो आप परफॉर्म करेंगे उससे आपको बाकी के साउथ इंडिया के राज्यों में भी आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे? निश्चित रूप से मैं कर्नाटक भर के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा और श्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों को करबद्ध निवेदन करने आया हूं। कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हम भी मानते हैं कि कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार है। कृपया हमारा समर्थन करिए। कर्नाटक और तेलंगाना दोनों जगह पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनने वाली है और यहीं से हम दक्षिण के अंदर एंटर करेंगे। अगर मैं वोट शेयर की बात करूं, जो आप बता रहे हैं, कर्नाटक में अगर आप देखें तो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे स्टेटस को है। आपका भी वोट शेयर लगभग 36%, 35%, 34% ऐसे रहता है विधानसभा में। और कांग्रेस का भी कंसोलिडेटेड है, 35%, 36% इसके आसपास रहता है। ये सब करने के बाद भी आप कांग्रेस के वोट शेयर को तोड़ क्यों नहीं पाए? अभी भी लगातार कंसिस्टेंटली कंसोलिडेटेड है। नहीं, आप सिर्फ विधानसभा के चुनाव देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में हमने 50% को छू लिया है। हाँ, बिल्कुल। आपने लोकसभा किया। की मेरी Yes. बात सुनिए ना जी। अब यहां पर डबल इंजन की सरकार के सुफल कर्नाटक की जनता ने देखे भी है, चखे भी है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में हम लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव के हमारे वोट शेयर के बीच में जो अंतर है उसको काफी हद तक पाट लेंगे और हमारा वोट शेयर निश्चित रूप से बढ़ेगा। एक बात मैं बताता हूं कि 5 चुनाव में से 4 बार और एक बार कह सकते हैं 5 बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी और ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, कर्नाटक की जनता की हमें स्वीकृति। एक और खिलाड़ी है इस पूरे खेल में और उसका नाम है जेडीएस, और वो लगातार उसका भी अपना एक अरे भाई, ये 2 खिलाड़ी ही नहीं है, एक ही है। कांग्रेस और जेडीएस में कोई अंतर नहीं है, आप समझ कर चलना। जेडीएस को वोट देने का मतलब है कांग्रेस को वोट देना, क्योंकि चुनाव के बाद सत्ता प्राप्ति के लिए अपने सारे एमएलए लेकर जेडीएस कांग्रेस के साथ बैठना तय है। गत चुनाव में आप देखिए, कर्नाटक की जनता ने सबसे बड़ी पार्टी बनाया भारतीय जनता पार्टी को, दूसरे नंबर की पार्टी बनाया कांग्रेस को। जैसे ही चुनाव हुआ, तीसरे नंबर की पार्टी सीधा कांग्रेस की गोदी में बैठी और मुख्यमंत्री बन गई। इसे गोदी पार्टी कह सकते हैं। गोदी पार्टी ही है, कह सकते नहीं। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। कर्नाटक की जनता को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। जेडीएस को वोट मतलब कांग्रेस को वोट, कोई कंफ्यूजन में मत रहिए। ये दोनों सत्ता के लिए एक ही होंगे और आपका वोट जाया जाएगा। बेहतर है कि आप सीधा भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, मोदी जी को मजबूत करिए और कर्नाटक के अंदर डबल इंजन सरकार बनाइए। अब कल्पना कीजिए कि आपको सिंपल मेजोरिटी नहीं मिलती, जो कि आज तक आपको कभी नहीं मिली। कोई सवाल ही नहीं है। हम इस बार हम पूर्ण, आप मेरी बात लिख कर रखिएगा, कई बार इसी चैनल पर मैं कहकर गया हूं, चैनल गलत साबित हुई है। इस बार पात्र बदला, हर बार राहुल होते थे, इस बार आप हो। मगर इस बार मैं लिख लेता हूं। मैं आपको कहता हूं कि यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार हमें मिलने वाली है और हाफे मार्च से 15 से 20 सीट हम ज्यादा जीतेंगे। पर फिर भी मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पकड़ोगे ही काउंटिंग के बाद। अमित भाई, आप कहते थे क्या हुआ, देख लेना। हाफ वे मार्च से 15 से 20 सीट हम ज्यादा जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपका ये बाइट हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, फिर उस दिन पक्का चलाएंगे। रखिए, पक्का रखिए। लेकिन तो भी मैं आपसे ये जानना चाहता मगर हूं, जीतने के बाद भी चलाइएगा।
तब भी मैं एक बार दर्शकों के लिए और वोटर के लिए जानना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर आपको कम पड़ा कुछ सीटें, तो क्या आप जेडीएस की मदद लेंगे? देखिए भैया, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा नीचे फील्ड का एक्सपीरियंस है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ चलती है, कोई इफ एंड बट्स का सवाल नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में हंग असेंबली का कोई चांस नहीं? कोई सवाल नहीं है। अब मैं थोड़ा दिल्ली के बारे में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और इस समय क्योंकि मैं तो दिल्ली से ही आया हूं कल, और समय अब हमारा निकल रहा है, और ये सवाल तो पूछना बहुत ही आवश्यक है। सतपाल मलिक जो हैं, उनको कल सीबीआई का बुलावा आया है, सम्मन आया है, और आपने देखा होगा सतपाल मलिक काफी समय से आपकी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, बता रहे हैं अलग अलग किस्से कहानियां, प्रधानमंत्री से क्या बात हुई, आपसे क्या बात हुई। हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही कोई आलोचना आपकी शुरू करता है, तुरंत उसके एक हफ्ते 10 दिन में उसको कहीं ना कहीं से बुलावा आ ऐसा जाता नहीं है। ये मेरी जो जानकारी है इसके हिसाब से ये तीसरी बार बुलाया है उनको। अच्छा, ऐसा नहीं है, एक जांच चल रही है। इसमें उन्होंने जो कहा है इसके अलावे कोई साक्ष्य सबूत या चीजें आई होगी तो बुलाया है। तीसरी बार बुलाया है, इसलिए हमारे खिलाफ बोलने के कारण बुलाया, ये सत्य नहीं है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको ये भी पूछना चाहिए कि हमारे साथ से अलग होने के बाद ही क्यों ये सारी बातें याद आती हैं। ये आत्मा उस वक्त क्यों जागरूक नहीं होता है जब सत्ता में बैठे होते हैं। तो इसकी क्रेडिबिलिटी भी सोचनी चाहिए जनता ने और पत्रकारों ने। अगर ये सब कुछ सही है तो वो गवर्नर थे तब क्यों चुप रहे? सही है तो खैर, ये सब सार्वजनिक चर्चा के मुद्दे नहीं है। मैं इतना जरूर देश की जनता को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको छिपाना पड़े। कोई अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमसे अलग होकर कुछ कहता है तो उसका मूल्यांकन मीडिया ने भी करना चाहिए, जनता ने भी करना चाहिए। आपको लगता है किसी की गोदी में जाकर बैठ गए हैं वो? छोड़िए, इस तरह के शब्द प्रयोग मेरे लिए ठीक नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप जब पावर में नहीं है, हमसे अलग हो गए हैं, और जब आप आरोप लगाते हैं तो वो आरोप की वैल्यू और वैल्यूएशन दोनों जानना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा और फ्लैशबैक का सवाल पूछता हूं। जब आपने उन्हें चुना इतने महत्वपूर्ण पद के लिए, चुनने के बाद कभी उस समय आपको ऐसा लगा कि आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया है? क्योंकि आप मिलते हैं, आप समझते हैं, बातचीत करते हैं, उसकी गहराई समझते हैं। हमारी पार्टी में घने बड़े लंबे समय से काम करते हैं। मैं राष्ट्रीय राजनीति में आया उसके पहले ही वो श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, मेरी टीम में भी रहे और एक सिलेक्शन किया। अब ठीक है भाई, कई बार होता है राजनीति में ऐसा। ये तो कहेंगे कि गलत आदमी को चुन लिया आपने? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो काफी लंबे अरसे से काम करते थे। अब समय समय पर कोई अपना रुख बदल सकता है, हम क्या कर सकते हैं। गलत आदमी पर विश्वास कर लिया, ये आप कह रहे हैं। मैं कहता हूं समय समय पर कोई आदमी रुख बदलता है तो उसको क्या कर सकते हैं, जनता ने उसको पहचान लेना चाहिए। अगर राजनीति की भी बात करें अमित जी, और मैं प्योरली राजनीति की बात कर रहा हूं, इस समय जितने भी विरोधी हैं बीजेपी के, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे वो ममता बनर्जी है, या फिर अरविंद केजरीवाल हैं, उन सब की जो इस समय फिल्म चल रही है, उस सब की पृष्ठभूमि में अदालत जरूर दिखाई देती है। यानी सब अदालती मामलों से, ईडी से, सीबीआई से, एजेंसी से, तो एक नई एंट्री हम देख रहे हैं कि भारत की राजनीति में अभी हुई है, और ये उसका पूरा राजनीतिक प्रयोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हर आदमी विक्टिम कार्ड खेल रहा है इस समय। केजरीवाल जी भी खेल रहे हैं, राहुल गांधी भी खेल रहे हैं। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, राहुल गांधी आज अपना मकान खाली करने वाले हैं, और उन्होंने ये तय किया है कि वो जब चाबी देंगे वापस सरकार को, तो उसमें फोटो वोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनाएंगे। प्लीज प्लीज, वो तो आप चलाइए, आपकी टीआरपी के लिए हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। परंतु हमने नहीं कहा है राहुल गांधी को कि ओबीसी का अपमान करिए। वो उनके एडवाइजर ने किया। सजा हम कर नहीं सकते, माफी न मांगने का फैसला हम नहीं कर सकते, वो राहुल गांधी जी ने करा। देश का कानून उनके समय में बना है। इसको मनमोहन सिंह जी बदलना चाहते थे, उन्होंने अपना ऑर्डिनेंस फाड़ डाला। अब जब उन पर गाज गिरती है तो इतना बेचारा नहीं बनना चाहिए। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी ने ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इस देश में कानून के ऊपर कोई भी है। कोई परिवार कानून के ऊपर नहीं है। कानून सबके ऊपर है, सबको अप्लाई होता है। यानी कानून
पहले भी था, अभी भी है, हो सकता है आप उसका अलग तरह से प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने कितना किया है उसमें मैं जाकर बात करना नहीं चाहता, क्योंकि इसका कांग्रेस ने जितनी बार भी प्रयोग किया, किसी को लॉजिकल एंड तक कोर्ट ने कंक्लूड नहीं कर पाई है। कांग्रेस के समय में यहां सजा हुई है, 2 कोर्टों ने कंफर्म कर दिया। हाई कोर्ट में जाए, अब इसमें इतनी हाई तौबा करने की क्या बात है? हजारों लोग जाते हैं हाई कोर्ट में। आप देश के होम मिनिस्टर हैं, पूरे सिस्टम में आपको नंबर 2 कहकर पुकारा जाता ये है। ठीक नहीं है। पर आप जानते तो हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 ऐसे कह के बात होती है। नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जी, सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज के ऊपर आजकल बहुत दिलचस्प चर्चा चल रही है। सरकार उसका विरोध कर रही है सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो काफी नए नए लॉजिक्स लेकर आ रहा है कि क्यों ये हमारे देश में होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है देश के गृह मंत्री होने के नाते? देखिए, सरकार ने अपना रुख शपथ पत्र के माध्यम से, एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में हमने स्पष्टता से रख दिया है। हम ऐसा मानते हैं कि इस शपथ पत्र अपने आप में स्वयं स्पष्ट है। अभी सुप्रीम कोर्ट जब बहस कर रही हो तब देश की कैबिनेट के एक मंत्री नाते मेरा कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। हमारे जो लॉ ऑफिसर है वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो पक्ष है रखेंगे, रखा भी है, सार्वजनिक है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी सार्वजनिक है और मांग करने वाले की मांग भी सार्वजनिक है। लेट अस सी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, परंतु हमने हमारा शपथ पत्र के माध्यम से पक्ष रख दिया है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। आपका पक्ष ये भी है कि ये लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, ये एक एलिटिस्ट जो है विचारधारा है कुछ मुट्ठी भर लोगों की, और इसका तय करने का अधिकार लोगों का या फिर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का होना चाहिए। हमने ये भी कहा है इस पर व्यापक बहस, सामाजिक बहस भी होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये भी कहा है कि विधानमंडलों ने और संसद ने इस पर सोचना है, परंतु मेरी इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हमारा शपथ पत्र जो है, हमारा जो एफिडेविट है, बड़ा स्पष्ट है और एफिडेविट सार्वजनिक है। आप पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश गए, चीन को बड़ी आपत्ति हुई और उस समय चीन ने कुछ स्थानों के नाम भी बदल दिए थे उससे 1-2 दिन पहले। पर जो बयान आपने अरुणाचल प्रदेश में रहते हुए चीन के लिए दिया वो बहुत सख्त बयान था, जिसमें आपने कहा था कि 1 इंच ज़मीन भी हम किसी पर कब्जा होने नहीं देंगे। इस समय चीन के साथ हमारा जो संबंध है, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर, और आप वहां पर जो गए, आपका क्या अनुभव है और क्या मंशा से आपने जो बात वहां कही थी वो हमारे साथ? मैंने जो बयान दिया है पहली बार नहीं दिया है, मैंने देश की पार्लियामेंट में भी कहा है, मेरे पहले भी कई सारे नेताओं ने देश की पार्लियामेंट में कहा है। मैंने यही कहा है, भारत की 1 इंच जमीन हम किसी को लेने नहीं देंगे। अरे हमारी सरकार की फिलॉसफी है, देश के प्रधानमंत्री का दृढ़ निश्चय है कि इस देश की 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। देश के प्रधानमंत्री की फिलॉसफी है, मेरी सरकार की फिलॉसफी है, और मैंने इसको पार्लियामेंट में भी कहा है और देश के हर हिस्से में मैं कहूंगा, ये मेरा अधिकार है। आपने दिल्ली में कहा है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन इस बार आपने उस जगह पर जाकर कहा जिसे चीन अपनी भूमि मानता है। मैं मानता हूं अरुणाचल भारत का हिस्सा है। एक सवाल और आपसे ये जानना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अमित जी बहुत चर्चा हो रही है अचानक से। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार कुछ नए सिरे से विचार कर रही है? बिल आएगा अगले लोकसभा सत्र में। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ये संविधान सभा का मत है, संविधान का हिस्सा है। जब भी उचित समय आए, देश के विधानमंडल और देश की संसद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमारी संविधान सभा में ये संविधान के अंदर लिखा है। बहुत समय से नहीं हो सकती थी। देश की कई हाई कोर्ट्स ने, देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी देश के विधानमंडल और देश की संसद को कहा है कि इस पर विचार करना चाहिए। उत्तराखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों ने इस पर कमेटी बनाने का फैसला किया है। कमेटी अपना काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है, हमारा चुनावी एजेंडा भी है
घोषणा पत्र का हिस्सा हमेशा से रहा है। इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, परंतु हम चाहते हैं इस पर व्यापक बहस हो, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें राय महत्वपूर्ण है। तो एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान जज साहिबा की अध्यक्षता में बनी है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उत्तराखंड सरकार इस पर चर्चा करेगी या तो कानून बनाएगी। उसके बाद में जो बहस होगी उसके बाद में हम सोचेंगे आगे। क्या अगले लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, मैंने कहा ना, इस पर व्यापक बहस की जरूरत है। अभी 3 विधानमंडलों ने ये फैसला लिया है, 3 सरकारों ने लिया है, एक बार वहां पर होने दीजिए। 2 दिन पहले हमारे 5 जवान शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, और अब हमें ये पता चल रहा है कि बिलावल भुट्टो भी G20 की बैठक, G20 में नहीं, माफ कीजिएगा, SCO समिट में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तरफ वो हमला भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत में भी आ रहे हैं। तो उनका यहाँ आना, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भारत में आना, क्या आप मानते हैं कि नई शुरुआत है? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहले भी आते रहे हैं। अभी SCO के डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्रियों की मीटिंग थी, मैं ही इसको चेयर कर रहा था, तो ऑनलाइन पाकिस्तान के मंत्री जुड़े ही थे। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है। मानो UN की कोई मीटिंग होगी या G20 की मीटिंग होती है, सब उनका मिलना स्वाभाविक है। इस तरह से कोई अलग थलग रहकर दुनिया में नहीं रह सकता, परंतु भारत की सीमा के अंदर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देना ये हमारा अधिकार है, और हम इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने देखा होगा अभी लंदन में जो हमारे हाई कमीशन पर जिस तरीके से हमला हुआ, और बाकी देशों में भी जो हो रहा है, इस बार खास तौर पर आपके मंत्रालय ने एक नया तरीका निकाला उससे निपटने का। आपने अपनी खुद की जांच बैठा दी, दिल्ली पुलिस ने FIR कर लिया, आपने उन देशों के साथ भी उसको बहुत उस तरीके से उठाया, आपने उनके PIO कार्ड्स जो हैं वो भी कैंसिल करने की बात कही। ये एक नया अप्रोच है आपके दिमाग में कि अब इस तरीके से आगे से जो भी कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी होगी बाहर? देखिए, एक बात समझ लीजिए, राजदूत का कार्यालय विश्व में कहीं पर भी हो, वो भारत की भूमि माना जाता है। भारत का सार्वभौमत्व इतना ही वहां अप्लाई है जितना भारत के हिस्से में है। मैं लीगल स्टेटस की बात करता हूं। भले हमारा राजदूत का कार्यालय, हाई कमिश्नर की ऑफिस लंदन में स्थित हो, मगर वो भारत का भूमि है, भारत का हिस्सा है। और NIA को हमने सक्षम बनाया है, विदेश में भी भारत के हितों के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र होता है, कोई गुनाह होता है, तो NIA इसकी जांच कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर किया था, प्रारंभिक जांच की, हाई कमिश्नर से रिपोर्ट भी आ गई, और वो रिपोर्ट के आधार पर अब ये जांच हमने NIA को दी है, और NIA इसको आगे ले जाएगी। भारत के राजदूतालय पर हमला नरेंद्र मोदी सरकार हल्के से नहीं ले सकती। हम इसको बहुत गंभीरता के साथ ले रहे हैं, और देश के प्रस्तावित कानून के हिसाब से कठोर से कठोर कार्यवाही। आप तो जानते हैं ये हमला खालिस्तान के समर्थकों ने किया था, आप होम मिनिस्टर भी हैं। पंजाब में अचानक से हम ये एक लहर नहीं देख रहे हैं खालिस्तान की। अमृतपाल सिंह इतने दिन से... ऐसा है भाई, कोई लहर बहर नहीं है। कई बार कुछ लोग प्रयास करते हैं, सरकार अपना काम करती है। पंजाब सरकार ने अच्छा काम किया, भारत सरकार ने समर्थन किया है, कुछ नहीं है। ये इसको हम बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, और किसी को रियायत नहीं है कि देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर पाए। पर यह अजीब सी बात नहीं है कि अमृतपाल सिंह अभी तक पकड़ा ना जाए? कई बार होता है, मगर जिस प्रकार से वो घूम रहे थे, आज वो अपनी गतिविधि नहीं कर सकते। जी, अब क्योंकि समय हमारा समाप्त हो रहा है, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अमित जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब 1 साल के करीब समय लगा है। इस बार जो हम नई जो चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी पर अब निजी हमले होने शुरू हो गए हैं। इससे पहले निजी तौर पर हमले नहीं होते थे, 2 हमले बहुत हुए इस बार। एक भ्रष्टाचार को लेकर, अरविंद केजरीवाल तो सीधा नाम लेकर बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, और दूसरा डिग्री को लेकर। ये जो निजी हमला हो रहा है, ये आपके पक्ष में जाएगा या ये आपको नुकसान करेगा? देखिए, मोदी जी पर ये नई बात नहीं है निजी हमले करना। इसकी शुरुआत
मौत के सौदागर कर श्रीमती सोनिया गांधी ने करी थी। तब से लेकर जब जब मोदी जी पर निजी हमले किए और एक स्तर के नीचे की भाषा में बात की, मोदी जी हमेशा और मजबूत होकर बाहर आए हैं। जनता ने उनका और समर्थन किया है। निजी हमले करने से कुछ नहीं होता। जनता बारीकी से हर चीजों को देखती है, सत्य क्या है वो भी जानती है। जनता के करोड़ों कान और करोड़ों आंख होते हैं, हर बात को सुनती है, हर बात को देखती है। हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है। फैसला देश की जनता ने करना है। देश में लोकतंत्र है, हर एक व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करना है और मुझे पूरा भरोसा है 24 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पर राजनीति में भी एक लक्ष्मण रेखा होती है अमित जी। आपको ऐसा महसूस हुआ कि हाल के दिनों में वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस हुई है? दिल्ली विधानसभा में भी क्रॉस हुई है। क्रॉस हुई है, मगर इसका फैसला भी जनता ने ही करना है। मैं मेरी पार्टी का जिम्मा ले सकता हूं। हमारे कोई नेता, हमारे कोई कार्यकर्ता अगर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करते हैं तो हमें उनको रोकना चाहिए, आपे में रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। और पार्टी के नेताओं को हम नहीं रख सकते हैं। कानून कानून का काम करेगा, जनता जनता का काम करेगी और हम चुन कर आकर हमारा काम फिर से करेंगे। देश को मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध बनाने का इसका मुझे पूरा भरोसा है। आखिरी सवाल मेरा ये है, अभी सिद्धारमैया जी यहाँ बैठे हुए थे तो लोग पूछ रहे थे, वो बता रहे थे कि वो डायबिटिक हैं और कैसे अब अपने सेहत का ध्यान रखते हैं। लेकिन मैंने भी ये नोट किया कि हर बार जब मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, हर बार आपका वजन 5 किलो 10 किलो और कम मुझे मिलता है। नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता यार, ज्यादा कम मत करो। परंतु मैं ध्यान जरूर रखता हूँ, इसका मुझे फायदा भी हुआ है और सबने रखना चाहिए। कैंपेन जब आप करते हैं इस तरह की तो क्या आपका रूटीन, आपका शेड्यूल जो है वो बदल जाता है? क्योंकि आपने 2 हैट पहने हैं, एक आप कैंपेन भी कर रहे हैं एक नेता के तौर पर और आप गृह मंत्री भी हैं। नहीं, शेड्यूल तो नहीं बिखरने देते, थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, आराम का समय कम होता है, मगर करना पड़ता है। कैंपेन भी करना पड़ता है, शरीर का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं आजकल आप? कोई ऐसा सार्वजनिक बात करके, मैंने कहा ना, जनता सब देखती है, आप लोग भी देखते रहते हैं। हमारा जीवन में कुछ छुपा नहीं है, सिर्फ टॉयलेट छुपा है, बाकी सब सार्वजनिक है। पर मैंने देखा जनता देखती रहती। आप अपने बारे में बात करना थोड़ा अवॉइड करते हैं, आप अपने निजी जीवन के बारे में, अपने इस बारे में आप थोड़ा छुपा कर रखना चाहते हैं। जनता को सरोकार मेरे सार्वजनिक जीवन का है, मेरे विचारों का है, मेरी पार्टी की पॉलिसी का है और मेरे व्यक्तिगत जीवन में सार्वजनिक जीवन की सूचिता को मैं न तोड़ूं, इससे है। मेरा निजी जीवन निजी है और बहुत अच्छा है। नहीं, ये सवाल मैं आपसे कई बार इसलिए पूछता हूं कि लोगों को ये लगे कि आप भी उनके जैसे ही हैं। नहीं, वो तो दिखता ही हूं मैं लोगों को कि वो हमारे जैसा आदमी है। तो अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि दक्षिण भारत का ये जो नया गेटवे है ये आपका इंतज़ार करेगा। शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको चुनाव के लिए। और ये गेटवे जो दरवाज़ा है इसका आकार और आपके लिए पिछले बार के मुकाबले और ज़्यादा बड़ा हो, यही हम शुभकामनाएं बहुत देते हैं। बहुत धन्यवाद सुधीर जी आपका।